नमस्कार एंड वेलकम टू जैकबोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न को पर बात करने वाले हैं। तो हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न किस चीज़ पर? एग्जाम पर पूछा जाने वाला प्रश्न पर बात करेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को दिया गया है, बास्तिल का किला किस शहर में स्थित है? तो बास्तिल का किला जो है इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बास्तिल के जेल में कुल कितने कैदी छुड़ाए गए थे? तो बास्तिल के जेल से कुल मिलाकर के 7 कैदियों को छुड़ाया गया था। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 3 पर, तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांस के क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांस के क्रांति के समय बूर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है, यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, तो प्रश्न संख्या 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई 16। ठीक है, अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 5, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सम्राट लुई 16 का विवाह किस देश के राजकुमारी के साथ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी के साथ हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमारी के साथ। प्रश्न संख्या यदि 6 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लुई 16 के राज्यरोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी? तो यहाँ पर कह रहा है कि राजकोष खाली था। तो जिस समय जो है लुई 16 का राज्यरोहण हुआ उस टाइम जो है राजकोष पूरी तरीके से खाली था। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 7 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्साई का राजमहल किस शहर में स्थित था? तो वर्साई का राजमहल जो है वो वर्साई पर ही स्थित था। ठीक है, इसी के कारण वर्साई का राजमहल नाम दिया गया। प्रश्न संख्या यदि 8 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? तो अमेरिका जो है उस समय इंग्लैंड का उपनिवेश बना हुआ था। प्रश्न संख्या 9 पर यदि बात करें, तो प्रश्न संख्या 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? तो लिब्रे जो है उस टाइम फ्रांस की मुद्रा थी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 10 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो 18वीं सदी के समय जो है फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रश्न संख्या 11 पर यदि बात करें, तो 11 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? तो कौन से ऐसे लोग थे जो कर अदा करते थे? तो तीसरे स्टेट्स के जो लोग हैं वो कर अदा करते थे, मतलब कर देते थे। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 12 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? तो 18वीं सदी के फ्रांस में जो है कुल मिलाकर के 90% लोग जो थे वो किसान थे। आगे बात करें प्रश्न संख्या 13 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन तृतीय स्टेट्स में शामिल नहीं था? तो यहाँ पर जो दिया गया है इसके हिसाब से जो है पादरी वर्ग जो है वो तीसरे स्टेट्स में शामिल नहीं था। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थी? मतलब जन्म के आधार पर जो है प्राप्त था। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स दोनों को था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि टाइड मतलब धार्मिक कर को किसानों से वसूलने का अधिकार किसे प्राप्त था? तो किसानों से वसूलने का अधिकार जो है प्रथम स्टेट्स के लोगों को था। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 16 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया था? तो फ्रांस की मुद्रा जो लिब्रे है उसे 1794 ईस्वी को, मतलब 1794 ईस्वी को समाप्त कर दिया था। ठीक है, यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 17 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइड कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? तो कृषि उपज का कुल मिलाकर के 10वां हिस्सा लिया जाता था, मतलब 1/10वां हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 18 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि टाइल कर किसे अदा किया जाता था? तो टाइल कर जो है वो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 19 पर, तो प्रश्न संख्या 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना किसके साथ किया गया है? तो किसान की तुलना जो है वो किया गया मक्खी के साथ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यदि 20 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? तो फ्रांस की जनसंख्या जो है 1715 ईस्वी को 2.3 करोड़ थी। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 21 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी में एक
नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसे मध्य वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 22 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि राजा के देवी और अंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, तो किसने किया था? तो जॉन लॉक ने किया था। ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 23 पर, तो प्रश्न संख्या 23 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रूसो ने रखा था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 24 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार जो थे मॉन्टेस्क्यू थे। ठीक है। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 25 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था? तो 13 उपनिवेशों को। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 26 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांस के क्रांति के पूर्व स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक बुलाई गई थी 1614 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि लुई 16 के नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? तो स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी 5 मई 1789 ईस्वी को। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 28 पर, तो प्रश्न संख्या 28 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? तो किसका वर्जित नहीं था? तो वकीलों का वर्जित नहीं था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 29 पर, तो जिसमें पूछा जाए तृतीय स्टेट्स का नेतृत्व किनके हाथों में था? तो तृतीय स्टेट्स के जो नेतृत्व है वो था मिराबियो और आबेसी, इन दोनों के हाथों में। ठीक है। जिसको बाद में नेशनल असेंबली के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। खैर, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 30 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि तृतीय स्टेट्स क्या है, शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? तो इसको लिखा था आबेसीए ने। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 31 पर बात करें तो 31 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया? तो फ्रांस जो है 1791 ईस्वी को एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। प्रश्न संख्या हम लोगों का है 32, जिसमें पूछा जा रहा है कि नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी? तो सिंपल सी बात है, इसका पुरुष होना चाहिए था, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाना होता था और 25 वर्ष से अधिक उम्र भी होना चाहिए था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी आवश्यक थी। ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 33 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे? तो इसका मायने था कि आज़ादी का। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 34 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 34 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि शाही सत्ता का प्रतीक है, तो इसमें से शाही सत्ता का प्रतीक कौन सा था? तो राजदंड जो था वो शाही सत्ता का प्रतीक था। प्रश्न संख्या हम लोग 35 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या था? तो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग नीला, सफ़ेद और लाल, ये तीनों था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 36 पर बात करें तो 36 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो युद्ध की घोषणा किया था 1789 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 37 पर, तो प्रश्न संख्या 37 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रॉजर डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो मार्सिले जो है वो फ्रांस की राष्ट्रगान है। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 जिसमें पूछा जा रहा है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य जो थे उनका नाम था जैकोबिन क्लब के सदस्य यहाँ पर छोटे दुकानदार, कारीगर और दिहाड़ी मजदूर, ये तीनों थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 39 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 39 हम लोगों से पूछा जा रहा है किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया था? तो किसने लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जैकोबिन ने। ठीक है। जैकोबिन क्लब के लोगों ने, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। प्रश्न संख्या 40 जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांस में ब्रीचेस मतलब घुटन्ना कौन पहनते थे? तो ये जैकोबिन क्लब के लोग ही पहनते थे। ठीक है। जो कि चलिए आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है कि कॉन्वेंट क्या था? ठीक है। तो कॉन्वेंट जो है वो हम लोगों का यहाँ पर बताया गया है कि धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारतें जो होती थी उसको कॉन्वेंट कहा जाता था। ठीक है।
प्रश्न संख्या यदि हम लोग 42 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 42 हम लोगों को पूछा जाए 100 कुलात से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैकोबिनो को 100 कुलात के नाम से जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। ठीक है, उसके बाद 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। तो ये सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बोला जा रहा है कि लुई 16 को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। तो किसे फांसी दे दी गई थी, सॉरी, यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्रश्न पर कि लुई 16 को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी पर दे दी गई थी, तो इसको देशद्रोह के आरोप में जो है फांसी पर दे दिया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 44 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांस के इतिहास में किस काल खंड को आतंक का युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक। ठीक है, जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर शासक थे उस टाइम। आगे यदि बात करें यहाँ पर तो कह रहे कि गिलोटिन क्या था। तो गिलोटिन जो था वो सिर कलम करने की एक मशीन थी। ठीक है, जिसको डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 46 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 46 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किसके हाथ में आ गई थी। तो सत्ता किसके हाथ में आ गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास आ गई थी। ठीक है, यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 47 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो फ्रांस में जो महिला थी उसको मताधिकार प्राप्त हुआ था 1946 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 48 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ओलंप दे गूंज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दी गई थी। तो उसे फांसी दी गई थी 1793 ईस्वी को। ठीक है, उसी तरह यदि हम लोग प्रश्न संख्या 48 पर यदि प्रश्न संख्या 49 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 49 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फ्रांस के बोर्दे और नान्ते बंदरगाह किस चीज़ के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था। तो वो दासों का व्यापार के कारण जो है समृद्ध बन गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 50 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 50 हम लोगों को कह रहा है कि दास व्यापार कब प्रारंभ हुआ था। तो दास व्यापार जो है 17वीं सदी को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था। तो दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1848 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 52 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निग्रो शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता था। तो निग्रो शब्द का यदि बात करें तो निग्रो शब्द का प्रयोग किया जाता था सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए। ठीक है, उसी तरह यदि हम लोग प्रश्न संख्या 53 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 53 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। तो फ्रांस का सम्राट घोषित किया था 1804 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। तो इसमें नेपोलियन की हार हुई थी 1815 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 55 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 55 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय किस विदेशी क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 56 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 56 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 1794 ईस्वी में कॉन्वेंट द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास मुक्ति का कानून पारित करने के लिए कितने वर्षों के बाद नेपोलियन द्वारा दास प्रथा को पुनः प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के पश्चात। ठीक है, यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 57 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, ये विचार पहली बार किसने घोषणा पत्र के माध्यम से रखा था। तो ये सबसे पहले रखा था ओलंप दे गूंज ने। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या यदि हम लोग 58 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि रोबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। तो रोबेस्पियर को जो है 1794 ईस्वी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 59 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि फ्रांस में डेनो वाली स्त्री किस चीज़ का मानवीय रूप थी। तो ये जो थी कानून का। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 60 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे। तो दास जो है
वो स्वतंत्र होने के पश्चात लाल फ्राइजीन टोपी पहनते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 61 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 1790 के दशक में निर्मित संविधान के अनुसार किन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया। तो किन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया? तो सबसे पहले तो जो बेरोजगार होते थे, ज़्यादा सोने वाले, या तो फिर मतदान के वंचित पुरुष एवं महिला, तो इनमें सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें 61 पर, तो कहीं कहीं आप लोगों को ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो मतदान से वंचित पुरुष और स्त्री थी उन लोगों को भी निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। तो ज़्यादातर आप लोग कोशिश करोगे कि सी नंबर को टिक करने का। ठीक है। लेकिन जब आपका सी नंबर नहीं रहेगा तो आप लोग बेरोजगार को कह सकते हो, क्योंकि उस टाइम नियम बना दिया गया था कि जो अपना 3 दिन का मजदूरी के बराबर कर दे सकता था या तो फिर पैसा दे सकता था, उन्हीं को मत देने का अधिकार दिया जाता था, और जिनको मत देने का अधिकार नहीं दिया जाता था उन लोगों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यदि हम लोग 62 पर बात करें, मतलब 62 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान कब बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1791 ईस्वी को बनाया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 63 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 63 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि तीसरा स्टेट का नेतृत्व करने वाले आवेसीय मूलतः क्या थे। तो आवेसीय जो थे वो एक पादरी वर्ग थे के लोग थे, मतलब एक पादरी थे, सिंपल बोलोगे चलेगा। प्रश्न संख्या 65 जिसमें पूछा जा रहा है कि तीसरे स्टेट के एक प्रभावशाली नेता मिराबियो कैसे परिवार से संबंधित थे। तो मिराबियो जो थे वो एक कुलीन परिवार से संबंधित थे। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 66 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 ईस्वी को कौन सा आदेश पारित किया था। तो आदेश पारित किया था सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, धार्मिक कर समाप्त करना और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करना। तो ये सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 67 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जियोपाल मरा नामक पत्रकार ने लामी द पल्म में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार संविधान पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी। तो उस पर उन्होंने जो है एक मिनट, प्रश्न जो है जियोपाल मरा नामक पत्रकार ने लामी द पल्म में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार संविधान पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी। तो इसके लिए जो उन्होंने विरोधात्मक प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 68 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि गिलोटिन के आविष्कारक कौन थे। तो गिलोटिन के जो आविष्कारक थे वो डॉक्टर गिलोटिन थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 पर यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि समता रोटी क्या थी। तो समता रोटी जो थी वो साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी था। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 70 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि क्रांति के समय महिलाओं के कितने क्लब अस्तित्व में आए थे। तो महिलाओं के कुल मिलाकर के 60 क्लब जो है अस्तित्व में आए थे। ठीक है। तो ऐसे ही और भी वीडियोज आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।